अगले कुछ घंटे गुजरात पर भारी पड़ने वाले हैं। गुजरात से परेशान करने वाली एक और बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कच्छ और सौराष्ट्र में चक्रवाती तूफान असना का खतरा है। 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर के ऊपर उठने वाला पहला तूफान होगा ये असना, इसका नाम। कच्छ सौराष्ट्र में चक्रवाती तूफान असना का खतरा मंडरा रहा है। तो आप देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं से घिरा गुजरात, बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, त्राहिमाम हैं और अब चक्रवात दस्तक देने वाला है। कच्छ और सौराष्ट्र में चक्रवाती तूफान के आने की आशंका से लोग डरे हुए हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, और क्या अपडेट इस बाबत आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात वही है जो आप कह रहे थे कि ये एक दुर्लभ तूफान है और जो अरब सागर के ऊपर जनरेट हो रहा है चक्रवात की शक्ल में, इस अगस्त के महीने में जनरेट हो रहा है। और कच्छ के पास में ये ज़मीन पर जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन के चलते ये तूफान बन रहा है और यहाँ से ये ओमान की ओर बढ़ेगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम दक्षिण की ओर इसका रूट होगा। लेकिन इसका असर गुजरात में भारी बारिश के तौर पर आएगा। कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरेंद्रनगर से लेकर के अमरेली, राजकोट, इन सब में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस तूफान का जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि तूफान सौराष्ट्र और कच्छ से मूव करेगा ओमान की तरफ, पाकिस्तान और फिर ओमान, तो इसलिए यहाँ पर जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा बारिश के तौर पर। और बारिश इस गुजरात में सौराष्ट्र से लेकर के सेंट्रल गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है। उसके मद्देनजर बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी इसके पहले भी जो बारिश हुई है उसके चलते वडोदरा में अब पानी कम हुआ है थोड़ा जा करके, लेकिन अगर ये फिर से इस तूफान के चलते बारिश होती है तो एक बार फिर से वही हालात हो जाएंगे। फिलहाल एजेंसियां अलर्ट पर हैं और ऑब्जर्व किया जा रहा है इस तूफान का असर सबसे अधिक कहां पड़ता है। अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभिषेक, मैं आऊंगा आपके पास। गुजरात के द्वारका में अभी भी हालत बहुत खराब है बारिश के चलते। दरअसल द्वारका के अलग अलग इलाकों में जलभराव की सूचना है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। एबीपी न्यूज संवाददाता हिरेन राजगुरु यहां पर पहुंचे हैं। आपको वहां से मौके से उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से गुजरात के कई जिलों में परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भी बच नहीं पाई है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे मेरे सहयोगी कमलेश पटेल। देवभूमि द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, और द्वारका का ये इलाका है आवड़परा। आवड़परा इलाके में बीते 5 दिनों से इस प्रकार से जल कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि आज पानी थोड़ा कम होता दिख रहा है, लेकिन आज भी इस इलाके के 400 से 450 मकान ऐसे हैं जिसमें पानी का साम्राज्य लगा पड़ा है। ये पानी आने की वजह से लोग तो अपना घर छोड़ के चले गए, लेकिन लोगों का घर का जो सामान था वो सामान भीग चुका है, बिगड़ चुका है। कई ऐसे मकान हैं जिसमें अभी जाने की परिस्थिति भी नहीं है, वहां पर जाया भी नहीं जा सकता। तो ये द्वारका नगरी है। हालांकि अभी गुजरात और पाकिस्तान से सटे दरियाई विस्तार में जो डीप डिप्रेशन था वो सर्कुलेशन के तौर पे मजबूत बन रहा है। आज भी कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, गुजरात के ऐसे जिले हैं जिसमें रेड अलर्ट दिया गया है, क्योंकि अभी वो जो डीप डिप्रेशन था वो चक्रवात में परिवर्तित होने जा रहा है। मौसम विभाग ने ऐसी जानकारी दी है, जिसकी वजह से तेज पवन निकलेगी और साथ में भारी बारिश भी हो सकती है। मान लो अगर ऐसा हुआ और फिर से ये द्वारका में तेज बारिश हुई या द्वारका के आसपास के इलाकों में जो बारिश हुई, तो ये जो हालात है वो अभी भी बिगड़ सकते हैं। ये आवड़परा विस्तार जिसके 400 से 450 मकान में पानी का साम्राज्य दिख रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश पटेल के साथ मैं हिरेन राजगुरु, एबीपी न्यूज, देवभूमि द्वारका, गुजरात। तो हिरेन राजगुरु की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त खुद हिरेन मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। हिरेन, सवाल यह है, तस्वीरें हम देख रहे थे, आपने पूरी रिपोर्ट जो दिखाई है वहां पर बहुत ही हालात ऐसे हैं कि लोग त्राहिमाम परेशान दिख रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से उसी मुस्तैदी के साथ मदद का हाथ बढ़ पा रहा है कि नहीं?
देखिए, मैंने यहाँ स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की तो उनका कहना है कि पिछले 5 दिन से ये रावलपरा विस्तार है जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। द्वारका का ये एक इलाका है जिसको रावलपरा नाम से पहचाना जाता है। वहाँ पे 5 दिन से ये हालात है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, इसका आरोप है। आपको तस्वीरें फिर से दिखाना चाहेंगे मेरे सहयोगी कमलेश पटेल। ये तस्वीर आप देखिए, ये मकान है, लगभग यहाँ 400 से 450 मकान आए हुए हैं जो फिलहाल पानी में डूबे हुए हैं। न केवल मकान डूबे हैं, लेकिन मकान के अंदर जो लोगों का सामान रहता है, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई करके लोग अपना घर सजाते हैं, वो सजावट का पूरा सामान बिगड़ चुका है। यहाँ की लोगों के जो बर्तन है वगैरह वो पानी के बहाव में बहकर चले गए हैं। लोग घर पे ताला लगा के घर छोड़ के कहीं और जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि 450 मकान ऐसे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 450 मकान में कितने लोग रहते होंगे। ये लोग अभी प्रभावित हुए हैं ये पानी की वजह से। लोगों का कहना ये भी है कि पहले से ऐसे हालात नहीं होते थे, पहले इससे भी ज़्यादा बारिश गिरती थी, इससे भी ज़्यादा पानी ऊपर से भी आता था, लेकिन पानी बहकर यहाँ पर गोमती नदी आई हुई है, वो गोमती नदी में चला जाता था। लेकिन ये हाईवे बना, हाईवे में पानी के निकाल का रास्ता सही ढंग से रखना चाहिए, वो रखा नहीं है। एक यहाँ पर नमक की कंपनी है, उसने भी बांध बना रखा है, रोड बना रखा है, जो कि काफ़ी लेवल उसका ऊंचा है, उस वजह से भी पानी का बहाव रुका गया है, जिसके चलते ये पिछले 7 साल से यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होता है। लोगों का गुस्सा प्रशासन की ओर भी है, क्योंकि 5 दिन से यहाँ पर खाने पीने की दिक्कत का सामना लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की ओर से न तो कोई आया है, न कोई एमएलए, न कोई कॉर्पोरेटर, बिल्कुल सिर्फ हवाई सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि लोगों तक मदद नहीं पहुंचेगी तो फिर उनकी जो चिंताएं हैं उसका समाधान कैसे निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिरेन, इस जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश से गुजरात के कई शहर जलमग्न हैं। एबीपी न्यूज बाढ़ के हालात की हर तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रहा है। वडोदरा के आविष्कार कॉम्प्लेक्स में जलभराव के बाद दुकानों में पानी भर गया, जिससे करोड़ों के नुकसान की आशंका है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय यहां पर पहुंचे, आपको दिखाते हैं उनकी एक रिपोर्ट। आविष्कार कॉम्प्लेक्स में जिनकी दुकानें, उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। लाखों, एक दुकान में लाखों का सामान डूब गया है, क्षति करोड़ों में है और अभी तक कोई इनको सहारा नहीं मिला है। कितनी दुकानें यहाँ पर होंगी जो डूबी हुई हैं? करीब 150 दुकान है यहाँ। आपकी दुकान किस चीज़ की? वो रही मेरी लॉन्ड्री है। हाँ। वो लॉन्ड्री डूब गई है और सारे कपड़े वपड़े सब वो हो गए, वो सारे नुकसान हो गया। आपका? मेरा फुटवेयर का दुकान है। हाँ। वो भी पूरा ख़त्म हो गया है। हमारा माल कुछ हम निकाल नहीं सके। हम वाड़ी मांडवी साइड से आते आ ही नहीं सकते थे हम इस साइड। हाँ, बीच में विश्वामित्री था। हाँ। तो वो पानी का लेवल इतना था, पुलिस वालों ने इस साइड आने ही नहीं दिया, तो हम कुछ भी सामान निकाल नहीं पाए। कितना नुकसान आपका हो गया? कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 10 लाख हो गया, 3 दिन हो गए। सामान का, फर्नीचर और वो सब अलग, लेकिन सिर्फ सामान हमारा 10-15 लाख रुपए का खत्म हो गया। आपकी दुकान आपकी किस चीज़ की? ये लैब की दुकान हमारी। आपकी लैब की है। ये जो लैब वाली दुकान है ये भी पूरा डूबा हुआ है? पूरा डूबा हुआ है, पूरा फर्नीचर बिक गया है, पूरा फर्नीचर का पूरा नुकसान। निकालने का टाइम नहीं मिला हमें, मशीनें भी अंदर ही चली गई, तो वो भी लाखों की मशीनें थी, 5-5, 6-6, 10-10 लाख की मशीनें थी लैब ब्लड टेस्ट की, वो भी चली गई अंदर। अब क्या कर सकते साहब? ये तो करोड़ों का नुकसान हुआ होगा इस पर। बहुत किराने की दुकानें हैं, पूरा किराना अभी पानी में है। फिलहाल तो लाखों अभी तक आए नहीं है, नहीं आए सर। अंदर प्लाईवुड वालों का गोडाउन है बड़े, वो उनका पानी में पूरा प्लाईवुड, तो आप समझते प्लाईवुड पूरा खत्म, पूरा खराब हो गया। रुपए का माल है अंदर प्लाईवुड वालों का। और पानी इतना ज्यादा है, गर्दन तक पानी है पूरा यहाँ तक पानी है सर, पूरा जितना इधर है उतना ही अंदर है। हाँ। तो यहाँ का जो पानी है, उधर जो माझल के एरिया में पानी उससे भी ज्यादा दिख रहा है? हाँ, उससे ज़्यादा दिख रहा है सर। हाँ, उससे ज़्यादा दिख रहा है। नीचे बेसमेंट भी है पार्किंग के लिए। इसके नीचे तो उसमें गाड़ियाँ भी हैं क्या? अभी 8 गाड़ियाँ है और तकरीबन पूरा डूबी हुई है। 23-25 स्कूटर है। ये 2 फीट अभी कम हुआ है पानी। हमने हमारी रिस से जो ये मशीन लगा के पानी कम किया है, खुद से कर रहे हैं? हाँ, 2 फुट कम ही किया है अभी। इतना पानी होने के बावजूद भी 2 फुट कम है ये, इससे ज़्यादा पानी था कल। पानी निकालने कोई और जरिया है नहीं? कोई जरिया नहीं है और कोई प्रशासन की तरफ से कोई आप देख रहे हैं अभी जो भी मशीनरी हम पानी खींचने के लिए यूज कर रहे हैं वो सब हमने लगाई है, बीएमसी वालों ने नहीं लगवाई है। बिल्कुल। तो ये यहाँ की सूरत हाल है और यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं वो अपनी तकलीफ बयां कर रहे हैं
और अभी तक इनको कोई राहत नहीं मिली है, कोई प्रशासन की ओर से देखने तक नहीं आया है। सबसे बड़ा इनका दर्द यही है। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, वडोदरा। ये बहुत चिंता की बात है कि आप देख रहे हैं हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी तरह से कोई मदद अब तक इन इलाकों में नहीं पहुंची है। हालांकि वडोदरा में बाढ़ के हालात से घिरे लोगों की मदद के लिए सेना के लोग जरूर देवदूत की तरह नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चला रहे हैं, सैलाबी संकट से लोगों को निकाल रहे हैं। वडोदरा के बाढ़ग्रस्त इलाकों में सेना के ऑपरेशन से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेना के जवान यहाँ पर हमको वडोदरा में रेस्क्यू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, परिवार के लोगों को निकाल करके लाया जा रहा है। सामने से तस्वीर हम देख रहे हैं, सेना के जवान, और आगे की ओर पानी ज़्यादा है। जो सेना की गाड़ियां हैं वो आगे की ओर बढ़ रही हैं और रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को निकाल करके ला रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी। हम अकोटा इलाके में हैं और यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है इस अकोटा इलाके में कि यहाँ पर आर्मी को उतारना पड़ा है और वो लोग राहत और बचाव का काम कर रहे हैं। ये लोग ट्रैक्टर से भी यहाँ पर बचाव के लिए गए हुए हैं। इस तरह से लगातार यहाँ पर कोशिशें जारी हैं और आम लोग भी मदद के लिए उतरे हैं। ये उसकी भी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी भी यहाँ पर आर्मी की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं को हम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जो हो रहा है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, वडोदरा। वडोदरा में लोगों का कहना यह है कि हर साल बाढ़ आती है लेकिन इतना पानी कभी नहीं भरा। सैलाब के सितम से परेशान लोगों ने अपनी दिक्कतें एबीपी न्यूज़ से साझा की हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक ने उनसे बातचीत की। वडोदरा के अकोटा इलाके की ये साम्राज्य सोसाइटी है, इसकी तस्वीर है ये। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये सब लोग जो यहाँ हमको दिख रहे हैं ये इसी पानी में फंसे हुए हैं और पिछले 3 दिनों से लगातार फंसे हुए हैं। कोई मदद इनको यहाँ पर नहीं मिल पाई है। क्या पानी और भी ज़्यादा था यहाँ से? इससे काफ़ी ज़्यादा पानी था। मेरे घर में कभी पानी आया नहीं है, मेरा घर थोड़ा ऊपर है, लेकिन इस साल अभी तक जितनी भी फ्लड आई हमारे घर में नहीं आया, लेकिन इस साल मेरे हाइट जितना पानी था मेरे घर में भी। बराबर, हमको कोई मदद नहीं मिली। कभी किसी ने पूछा नहीं क्या तकलीफ है आप लोगों को। हम पूरा टैक्स भर रहे हैं, गवर्नमेंट को पूरा सब कुछ मिल रहा है हमारी ओर से। हाउसिंग टैक्स भर रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं। फैसिलिटी उनसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, किससे करेंगे हम लोग? वोट तो हम उनको ही देते हैं। ये पानी जो भरा है ये पहली बार भरा है या पहले भी ऐसा पानी भरता रहा है? 3-4 बार आया है, लेकिन इस टाइम एक्सट्रीम है। पीछे हमारी बहुत वॉल टूट गई है, पानी बाहर से पानी आ रहा है क्योंकि बाहर ये बिल्डिंग बन गई 2 बड़ी, पता नहीं किसने परमिशन दी उसको। उसके हिसाब से यहाँ पूरा पानी यहाँ से जा रहा है। अभी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट? अभी कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारे जो डैमेज सोसाइटी का है वो कौन भरपाई करेगा? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन की ओर से पूछने नहीं आया आप लोगों का? कोई नहीं आया। बताइए। यहाँ से 2000 से मैं रह रहा हूँ। 24 साल हो गया। 2000 से रह रहे हैं? हाँ, 2000। यहाँ 24 साल हो गया। पहले भी फ्लड आया है, अभी भी आया, लेकिन ये जो पानी है वो फ्लोर है ना, वो इतना आ रहा है, पूरी सोसाइटी का यहाँ आ रहा है। ये आउटलेट में आ रहा है, वो आउटलेट में। और बुआ तो कितना पड़ गया, 40 बाई 40 का बुआ ये आउटलेट का पीछे में जाएगा ना, बहुत बड़ा बुआ पड़ गया। कोई देखने को नहीं आता है। ये सोसाइटी का पानी यहाँ नहीं आता तो सोसाइटी कितनी डूब जाती। तो ये देखिए यहाँ की तस्वीर है और ये सारे लोग ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुछ नया कंस्ट्रक्शन हुआ है और उसके चलते ये पूरा का पूरा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। कोई इनकी मदद करने को आया नहीं है और यही तस्वीर हमको यहाँ पर हर जगह ऐसे ही दिखाई दे रही है। तमाम लोगों की बातचीत अगर आप सुने तो एक बात जो कॉमन तौर पर दिखती है वो ये है कि मदद अब तक जिस तरह से पहुंचनी चाहिए प्रशासन की ओर से ऐसा नहीं हो पा रहा है। और गुजरात ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके के हालात हैं वो भी अब हम आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा में भी सैलाबी सितम है। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, देख रहे हैं आप। गुजरात की तस्वीर है, महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर किस तरीके के हालात हैं, कुछ लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। राजस्थान में भी आप देख रहे हैं पानी का ये प्रहार लगातार जारी है। कर्नाटक से लेकर हरियाणा तक की तस्वीर देखिए। अब आपको महाराष्ट्र के रत्नागिरी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ कुछ लोगों की जान उस वक्त संकट में आ गई जब समुद्र में एक नाव डूबने लगी। बताया यह जा रहा है कि यह नाव समुद्र में ट्रायल के लिए गई थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें पानी भर गया, नाव डूब गई। खबर मिलते ही तट रक्षक दल ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया है।
नाव में सवार सभी लोगों को कुछ इस तरीके से एयरलिफ्ट किया गया। वक्त रहते ये हेलीकॉप्टर में लोग पहुंचे, यहां पर तटरक्षक बल के लोग यहां पर पहुंचे और इन्हें वहां से निकाल लिया गया, वरना लोगों की जान भी जा सकती थी। जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से इनके नाव में पानी भर गया। जैसे ही इसकी जानकारी दी गई, वहां पर तटरक्षक दल के लोग पहुंचे और फिर इन्हें कुछ इस अंदाज में इस हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया गया है। अब आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सिरोही में डराने वाली तस्वीर लग रहा है कि सामने आ गई हो। यहां बरसाती नाले में एक शख्स बह गया। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते पुल पर बरसाती नाले का पानी बहुत ही तेज रफ्तार से बह रहा था, जिसे ये शख्स पार करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सैलाब में इस शख्स का बैलेंस बिगड़ा और फिर क्या हुआ देखिए जरा। हालांकि सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और अब इस शख्स की तलाश की जा रही है। और इस तरीके के जब भी हालात कहीं पर बन जाएं तो लोगों से एबीपी न्यूज अपील करता है कि आप रिस्क ना लें, जोखिम ना लें, क्योंकि बहुत खतरनाक साबित होता है। पैर फिसला नहीं, किसी की जान भी जा सकती है। अब खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर चुनाव से पहले सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि महायुति सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने एनसीपी पर ही सवाल उठा दिए। महाराष्ट्र के मंत्री तानाजी सावंत हैं, उन्होंने एनसीपी पर बड़ा हमला किया। तानाजी सावंत ने कहा कि उनकी एनसीपी के साथ कभी बनी नहीं, एनसीपी के साथ बैठने पर उल्टी आ जाती है। कैबिनेट में साथ बैठते हैं लेकिन बाहर आने पर उल्टी आ जाती है। मैं पक्का शिव सैनिक हूं। शिवसैनिक कधीही आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ती वास्तव जसं एनर्जी म्हणतो गुढी खाली उलट्याला चालवतात, ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। आपको याद होगा, इससे पहले अजीत पवार अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी थी उस मामले में। तो कुल मिलाकर एनडीए के अंदर अभी फिलहाल वहां महाराष्ट्र में घमासान की स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। फर्रुखाबाद में दो सहेलियों की मौत पर एक बड़ी खबर आ रही है। फर्रुखाबाद पुलिस ने 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए हैं। इल्जाम यह कि गिरफ्तार लड़कों की इन लड़कियों से जान पहचान थी। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़के और भी कुछ लड़कियों से बात करते थे और यही बात दोनों सहेलियों को पता चली। वजह यही बताई जा रही है खुदकुशी की। पिता ने भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और आज दोनों लड़कों की कोर्ट में पेशी होनी है। तो फर्रुखाबाद पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। गिरफ्तार लड़कों की लड़कियों से जान पहचान थी पहले से और भी कुछ लड़कियों से उनकी बातचीत चलती थी। यही बात इन सहेलियों को नागवार गुजरती थी और खुदकुशी की वजह यही बताई जा रही है। फिलहाल ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनसे और ज्यादा पूछताछ की जाएगी, तहकीकात की जाएगी आगे, ताकि कुछ और जानकारी मिल पाए। यह एक ऐसा मामला जिसमें कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे। फर्रुखाबाद का मामला जब सामने आया था, 2 लड़कियां जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी और इस मामले में बाद में यह खुलासा हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जब इनके शव लटके मिले कि यह खुदकुशी का मामला है। भगवतीपुर गांव है वहीं की यह घटना और अब यह पता चल रहा है कि दोनों मृतक सहेलियां थी, दोनों लड़कियां, और इनकी इन्हीं लड़कों से जान पहचान थी जिनको पकड़ा गया है। लेकिन चूंकि ये और भी कुछ लड़कियों के संपर्क में थे, इस बात से ये दोनों सहेलियां नाराज थीं। लड़कियों के परिवार ने तो हत्या तक का आरोप लगाया है। कल पीड़ित परिवार से एसपी का डेलीगेशन मिला था। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी डेलीगेशन से रिपोर्ट इस मामले में मांगी है। 27 अगस्त को दरअसल 2 लड़कियों के शव मिले थे पेड़ से लटके हुए। भगवतीपुर गांव में ये शव मिले थे और उसके बाद सनसनी फैल गई थी कि आखिर ये क्या है पूरा मामला। आइए मैं आपको वीरेश के पास लिए चलता हूं। वीरेश सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, कुछ और अपडेट अगर आपको मिल पाया हो तो प्लीज बताएं। देखिए, इस पूरे मामले में राजनीति अपने चरम पर है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है अखिलेश यादव
जो उसको नेतृत्व करते हैं वो साफ है। वो कह रहे हैं कि ये हाथरस है, हाथरस कांड की पुनरावृत्ति है। कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, अजय राय से भी बात हो रही थी, उनका भी ये कहना था कि ये हाथरस की पुनरावृत्ति है और इस पूरे मामले में जो रंग ये दिया जा रहा है कि ये आत्महत्या है और पुलिस की जो थ्योरी है उसको सिरे से खारिज कर रही है विपक्षी पार्टियां। हालांकि जो सरकार है वो ये कह रही है और जो पुलिस का भी बयान आया है कि ये आत्महत्या है, लेकिन जांच आगे बढ़ रही है और इसमें तमाम जो गुत्थियां हैं वो उलझ कर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में ये पूरा मामला जो है उलझा हुआ है और इससे ज़्यादा राजनीतिक हो गया है और ये एक अलग ही रंग अपना लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो पूरा मामला राजनीतिक हो चुका है, लेकिन इस मामले में अब एक बड़ा खुलासा जो पुलिस कर रही है उसका ये कहना है कि ये जो दो लड़कियां थीं, मतलब ये दोनों सहेलियां थीं, इनकी नाराजगी इस बात से थी इन लड़कों से क्योंकि ये और भी लड़कियों के संपर्क में थे। क्या इस बारे में पुलिस की तहकीकात में कुछ अलग ढंग की बातें भी सामने आ रही हैं? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले पर ये जो बातें हैं, जो बहुत ही क्लोजली बातें हैं, इसको पूरी तरीके से ओपन नहीं कर रही है क्योंकि दो लड़कियों के एक का मामला है और महिलाओं का मामला है, इसलिए सरकार का भी दबाव है और एक नैतिक बल है उसके ऊपर, उनके ऊपर जो पुलिस के लोग हैं, तो इसे ज़्यादा वो तूल नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो सोर्सेज से खबर आ रही है, पुलिस इस बात को अब दबे छुपे कह रही है कि ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं ये मामला भी है और ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बहुत ही संभल कर बयान दे रहे हैं, बातों को स्पष्ट तरीके से कहने में बच रहे हैं क्योंकि ये जब पूरा मामला, चूंकि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय से किया जा रहा है क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है, पुलिस प्रशासन पर आरोप लग रहा है, जो थ्योरी है उसको नकारा जा रहा है, राजनीति इसमें चरम पर है। हाथरस कांड में जिस तरीके से यूपी सरकार की फजीहत हुई थी, सरकार किसी न किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रही है कि ये राजनीतिक रंग ऐसा ना हो जाए क्योंकि हाथरस आपको याद होगा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर बहुत ही प्रभावित बिल्कुल सरकार के लिए गले की फांस बन गया था वो मामला। वीरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल अब हरियाणा का रुख मैं करना चाहूंगा जहां ईडी की कार्रवाई पर अब राजनीति तेज हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अनिल विज का निशाना, हुड्डा राज में किसान रुलाए गए, ये कहा अनिल विज ने। जिस पर सीबीआई का केस, वो सीएम बनने के सपने देख रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अफसरों ने बड़ा कांड किया था, ये बात कही अनिल विज ने। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार जीतने जा रही है, ये तमाम बातें अनिल विज की तरफ से कही गई हैं, ये दावा उन्हीं का है। तो हरियाणा में ईडी की कार्रवाई पर राजनीति बहुत तेज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अनिल विज ने निशाना साधा कि हुड्डा राज में किसान रुलाए गए और जिस पर सीबीआई का केस, वो सीएम बनने का सपना देख रहा है। ये बहुत बड़ा मामला है, इन्होंने किसान अपने राज में रुला दिए थे, सेक्शन 4, सेक्शन 6 लगाकर। किसान बेचारा सस्ते में अपनी ज़मीन बेच के चला जाता था और फिर बिल्डर माफिया उस ज़मीन को खरीद लेता था, 4 भी हट जाता था, 6 भी हट जाता था। ये इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है और कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में अब हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए क्योंकि अगर हरियाणा की चाबी इनके हाथ में जाती है तो ये तो पता नहीं और क्या कर। लगातार कोर्ट में केस है, अब ये लगातार चल रहा है। ये ऐसा है, ये कंटिन्यूस है कि चुनाव के वक्त एफआईआर दर्ज हुई नहीं है, केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई कोर्ट में चल रहा है और जिस आदमी का सीबीआई कोर्ट में चल रहा है वो मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहा है। पहले बताए ना जनता को क्यों चल रहा केस, कितनी पेशियां भुगत चुका उस वहां पर, ये बताए लोगों को। तो हरियाणा में ईडी की एंट्री के बाद अब राजनीति बहुत तेज है। हरियाणा में ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के हथियार हैं ईडी, सीबीआई। छत्तीसगढ़ चुनाव में भूपेश बघेल के खिलाफ एक्टिव थे, अब हुड्डा के खिलाफ ईडी सीबीआई एक्टिव है, ये संजय सिंह की तरफ से बात कही गई है। टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और यह कहा गया कि दरअसल ये बीजेपी के हथियार हैं। सुनिए आप।
भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा में चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, चुनाव होने उससे पहले उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो गई, ईडी ने कार्रवाई की है, क्या कहें? देखिए, मैं बार बार ये इस बात को कहता हूँ कि इनके पास ईडी सीबीआई एक हथियार के रूप में है विपक्ष को परेशान करने के लिए। ईडी सीबीआई छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले भूपेश बघेल के खिलाफ सक्रिय हो जाता है और अब भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सक्रिय हो गया है, तो इनका ये हथियार है। कांग्रेस भी कुछ इसी लाइन पर बयान दे रही है। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस और हुड्डा से डर क्यों है। बीजेपी खुद से कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए ईडी का सहारा लेती है बीजेपी। ये नासिर हुसैन ने ये बातें कही हैं। बीजेपी को कांग्रेस और हुड्डा से डर लग रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े एक मामले में ईडी ने शिकंजा कसते हुए 2 कंपनियों की 800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर नासिर हुसैन हैं। जो कार्रवाई है ईडी की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7-8 साल से जिस तरीके का दुरुपयोग एजेंसीज का कर रही है सबको पता है। अब चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, सब जगह रेड्स करेंगे, सब जगह इनके खिलाफ जाएंगे, सब जगह इन संपत्तियाँ सीज करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज करते हैं पार्लियामेंट चुनाव के टाइम पे, कई पार्टियों के अकाउंट फ्रीज करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड रहने नहीं देते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ती है, अपनी विचारधारा के दम पे चुनाव नहीं लड़ती है। बीजेपी एजेंसीज के सहारे, कॉरपोरेट सेक्टर के सहारे, कुछ गोदी मीडिया के सहारे, कुछ इस तरीके के लोग जो इनको पैसा बेहिसाब अनगिनत पैसा जो इनको सप्लाई करते हैं, इनके सहारे जो है चुनाव लड़ती है। हम एकदम साफ कहना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अब इस तरह से डराना, धमकाना, तंग करना, उनको इलेक्शन ना लड़ने देना, मेरा सिंपल सवाल है। 2 साल पहले हो सकता था, 3 साल पहले हो सकता था, साल पहले हो सकता था, आखिरकार चुनाव डिक्लेयर होने के बाद क्यों रेड्स होते हैं? तो इससे एकदम साफ है, ये ब्रेजनली हिंदुस्तान में हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग जो हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चल रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दे हैव स्कैंट रिजर्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव स्कैंट रिजर्व टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन योर कंट्री। तो हम लोगों को इसके खिलाफ रेसिस्ट करेंगे, इसके खिलाफ बात करेंगे, पब्लिक डोमेन में बात लेके जाएंगे और इसके खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे। आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। नीरज पांडे भी मेरे साथ मौजूद हैं और जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, पहले आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि जो टाइमिंग है कार्रवाई जो ईडी की है उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आपने आम आदमी पार्टी के सांसद को सुना, कांग्रेस के नेता को सुना, कुल मिलाकर कहा यही जा रहा है कि हथियार की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही है ईडी को, सीबीआई को। अनिल विज का बयान भी इस पर सामने आया है, बीजेपी की तरफ से जो बातें कही गई। क्या प्रतिक्रियाएं आपको और मिल पा रही हैं? देखिए, अभी सीधी प्रतिक्रिया तो अनिल विज की ही आई है, लेकिन एक बात तो तय है कि चूंकि टाइमिंग पर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, टिकटों की घोषणा होने वाली है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई को पर विपक्ष सवाल खड़े करेगा। लेकिन सत्ता पक्ष का एक बिल्कुल साफ कहना है कि जो एजेंसियां हैं उन पर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता और एजेंसियों को अपना काम करने की पूरी स्वतंत्रता है और एजेंसियों पर वो कभी भी दबाव नहीं बनाते हैं। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के मामलों में एजेंसियां अपने समय से काम करती रहती हैं, निरंतर उनकी एक प्रक्रिया है और अगर कोई आदमी दोषी है या किसी मामले में उसका इन्वॉल्वमेंट है तो अगर वो कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चूँकि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और ऐसे में जब ईडी ने ये अटैचमेंट किया है, ये कार्रवाई की है, तो अपने आप में सवाल भी खड़े होंगे और इसका राजनीतिकरण भी होगा। और अभी तो ये थोड़ी बात है अखिलेश, मुझे लगता है आने वाले समय में आज या कल तक देखिएगा इस मामले में और भी बड़ी बयानबाजी या दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जैनेंद्र के पास भी चलते हैं। जैनेंद्र ने अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता से थोड़ी देर पहले बात भी की थी, हम दर्शकों को सुनवा भी रहे थे। जैनेंद्र, क्या आपको लगता है कि हुड्डा को ये जो जांच हो रही है, जो आरोप गंभीर लग रहे हैं, ये डेंट करेगा चुनाव में?
देखिए अखिलेश, बीजेपी जरूर इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, याद दिलाने की कोशिश करेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन 10 साल हो गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता से बाहर हुए। तो ऐसे में ये मुद्दा जो है वो इस चुनाव में कितना असर करेगा ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो पिछले अनुभव रहे हैं पिछले कुछ चुनावों के, इस तरीके के एक्शन को आम लोग भी पॉलिटिकल एक्शन ही मानते हैं और कहीं ना कहीं इसका दूसरा असर ये होता है कि जिस समाज से नेता होता है उसमें और गोलबंदी होती है, उस समाज की सिंपैथी मिलती है। हरियाणा में जाट काफी प्रभावशाली समुदाय है जिससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं। चुनाव से ठीक पहले ऐसी कार्रवाई से कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थोड़ी सहानुभूति ही मिलेगी अपने समाज में और उनके नाम की चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है बीजेपी जरूर इसी बहाने उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं कथित तौर पर उनकी याद दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो मेरी राजनीतिक समझ है, मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में सहानुभूति की संभावना ज्यादा रहती है। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की सियासत की यह बड़ी खबर। जयराम ठाकुर ने अपनी जासूसी का आरोप लगाया है। विधानसभा में जयराम ने अपनी जासूसी का मुद्दा उठाया। जयराम ने कहा मेरे घर के ऊपर ड्रोन उड़ाया जा रहा है। जयराम ने निजता के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। अधिकारियों को दी सीमा में रहने की नसीहत। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी जासूसी करवाई जा रही है। विधानसभा में भी ये मसला उन्होंने उठाया। उन्होंने अपनी प्रिवेसी में इसे खनल के तौर पर रखा है। नेता प्रतिपक्ष भी हैं जयराम ठाकुर और ये गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं कि मेरी जासूसी करवाई जा रही है। जयराम ने कहा कि मेरे घर के ऊपर ड्रोन उड़ाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए मुझ पर नजर रखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक बड़ी खबर और खुद जयराम ठाकुर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। क्या कहना चाह रहे हैं आप ये जासूसी के जो आरोप लगा रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे निवास के करीब वहां पर चारों तरफ जो है मेरे घर के जो मेरा ऑफिशियल अलॉटेड अकोमोडेशन है, वहाँ ड्रोन जो है दर्जनों बार आकर के सामने, कभी दरवाजे के सामने, खिड़की के सामने, गाड़ियां जो पार्किंग में खड़ी हैं उनके ऑफिस के जो नीचे ऑफिस है उसके, वो बार बार वहाँ घूमता है। आज सुबह मैंने इसलिए विधानसभा के अंदर उठाया जब मैं आ रहा था कि 4 बार वहाँ सुबह 9:30 बजे वो ड्रोन फिर से मेरे घर के ऊपर, पीछे, आगे सारी जगह जो है वो इस तरह से वो घूमता रहा। और जब मैंने पता किया कि ये ड्रोन कहाँ से संचालित हो रहा है तो मालूम पड़ा कि मेरे निवास के साथ ही थोड़ा दूर एक पुलिस के अधिकारी रहते हैं और उनके वहां से ये संचालित हो रहा है। तो इस मामले को मैंने विधानसभा के अंदर उठाया और ये निश्चित रूप से किसी के घर की प्राइवेसी के इसको जो है वो उसका उल्लंघन है, निजता का उल्लंघन है। और जहां हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है, दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, आदमी की हत्या अभी 4 दिन पहले हुई, पीट करके मार दिए लोग, और उसके बाद उस सारी चीजों को लेकर के ध्यान नहीं। लेकिन विपक्ष के विधायकों के फोन टैप कर रहे हैं, मेरे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी वीडियोग्राफी जो है अपने सिविल ड्रेस में लोगों की लगा करके इस प्रकार के वहां पर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीजें पिछले लंबे समय से, काफी समय से चली हुई थी। लेकिन आज मैंने कहा कि अब जब खुद ही हमने देखा कि लंबे समय से ये चल रही है, तो आज मुझे लगा कि विधानसभा के सत्र के दौरान इस मामले को विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए। तो मैंने अध्यक्ष महोदय से परमिशन लेकर के इस मामले को उठाया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है मुख्यमंत्री हंसते रहे, जवाब कोई नहीं दिया। जयराम जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं कि पुलिस के लोग आप पर नजर रख रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, तो पुलिस तो सीधे तौर पर स्टेट मशीनरी का हिस्सा होती है, यानी सरकार आप पर इस तरीके से नजर रख रही है, तो क्या चाहते हैं अब इस मामले में आप? निश्चित रूप से सरकार बुरी तरह से इस सारे काम में लगी हुई है। सारी सर्विलेंस पर, हमारे फोन सर्विलेंस पे हैं और उसके साथ साथ में हमारे जो घर की बात मैंने बता ही दी आपकी। अब किसी के घर में इस प्रकार से सर्विलेंस करना ड्रोन के माध्यम से, ये तो इजाजत कोई भी कानून नहीं देता है, किसी तरह से भी नहीं देता है। और ये बार बार हो रहा है। एक बार हमने सोचा कि 2 बार ऐसे कोई ट्रायल कर रहा है, लेकिन एक बार में आज 4 बार जब मेरे घर के चारों तरफ जो है वो ड्रोन घूमता नजर आया वहां पर, तब जाकर के मैंने विधानसभा में इस प्रश्न उठाया। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जयराम ठाकुर को आपने सुना, प्रतिपक्ष के नेता वहां पर हैं, बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा में भी यह मुद्दा उन्होंने उठाया है। तो जयराम ने निजता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। अभी बता दें आपको बड़ी खबर, फोन टैप किए जा रहे हैं, यह भी कहा जयराम ठाकुर ने, और यह कह रहे हैं कि दरअसल उनके घर के आसपास ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, आपको सीधे मैं मुंबई लिए चलता हूं। आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। फिनटेक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह मिशन महाराष्ट्र है और आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी उन्हें करना है, शिलान्यास भी करेंगे। तो चुनावी बिसात महाराष्ट्र में बीत चुकी है, आपको पता है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर वहां पर सरगर्मी बड़ी तेज है। प्रधानमंत्री मोदी खुद आज वहां पर मौजूद हैं। आज दरअसल तोहफों की सौगात की बरसात होने वाली है महाराष्ट्र पर। 76,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं महाराष्ट्र को सौंपने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। वधावन पोर्ट उसमें से खास, जो कि बताया जाता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह होगा और ये कई आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, उसकी भी शुरुआत होनी है। महाराष्ट्र में किन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वो भी हम आपको बता रहे हैं। कई अहम ऐसी परियोजनाएं जो वहां पर विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करेंगी। तो प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं वहां पर उन्हें ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, बताई दी जा रही हैं, प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में चुनावी बिसात पर आप देख रहे हैं किस तरीके से विकास की परियोजनाओं की सौगात। वधावन पोर्ट उनमें से खास, और उसी से संबंधित पूरी जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी गई है। आज महाराष्ट्र वो पहुंचे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा है किस तरह की राजनीतिक सरगर्मी वहां पर नजर आई और खास तौर पर जो शिवाजी महाराज की मूर्ति वहां पर गिरकर टूट गई, उसके बाद बीजेपी लगातार सवालों के घेरे में है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पर वहां पर जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, उस गुट की तरफ से, एनसीपी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री ने खुद इसका अनावरण किया था अब से कुछ ही महीनों पहले। करप्शन तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि अब खुद बीजेपी वहां पर किस तरीके से विकास परियोजनाओं के जरिए खुद को फ्रंट फुट पर रखने का प्रयास करती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के विकास के चेहरे के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं। आज इनका जो ये कार्यक्रम है उसमें वो हिस्सा लेंगे। और अहम बात आपको मैं ये भी बता दूं कि इस कार्यक्रम के, जो भी प्रधानमंत्री मोदी का वहां कार्यक्रम होना, इसके बहिष्कार की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है। इसके मद्देनजर आज सुबह खबर ये आई थी कि वहां पर कांग्रेस के नेताओं के घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। यानी जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम। और वैभव परब भी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, मेरे सहयोगी। वैभव, आज का प्रधानमंत्री का जो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, जरा विस्तार से इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आज का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो 2 विभाग में है। पहले तो ये कार्यक्रम बीकेसी यानी मुंबई के मध्य भाग में होगा, जहाँ पे पंतप्रधान मोदी के साथ कहीं गिने चुने लोग ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरने के बाद कांग्रेस है वो यहाँ पे आक्रामक हो गई है और कांग्रेस के सभी नेताओं को घर के बाहर पुलिस ने घेराव भी लगाया है। और ऐसे में पुलिस कांग्रेस के नेताओं को घर से बाहर नहीं आने देती है। मैं कुछ नेताओं के नाम लेना चाहूंगा। वर्षा गायकवाड़ है जो मुंबई की सांसद है, मुंबई की प्रभारी है, मुंबई के अध्यक्ष भी है। भाई जगताप है, नसीम खान है, असलम शेख जैसे बड़े लोगों को मुंबई से घर में रोक के रखा है पुलिस ने। अब ये मुंबई के बीकेसी का कार्यक्रम होने के बाद पालघर में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के हाथों ये वाड़वन बंदर है वो कई सालों से वहाँ पे प्रलंबित था। वहाँ के मछुआरों ने वहाँ पे विरोध किया था, उद्धव ठाकरे की सेना ने वहाँ पे विरोध जताया था। लोगों की अगर मनभावना है कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए तो उस वजह से ये वाड़वन बंदर का जो उद्घाटन 16 है वो रुक गया था। लेकिन आज पंतप्रधान के हाथों से दोपहर 1:30 बजे ये कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी मछुआरे विरोध कर सकते हैं। ठीक है वैभव, इस खबर पर नजर आप बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और पंजाब से भी एक बड़ी खबर आ रही है। मोहाली में एडवोकेट मनदीप सिंह के घर पर एनआईए की रेड की सूचना है। एनआईए रेड के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। एडवोकेट के घर के बाहर पोस्टर लेकर पहुंच गए लोग और पोस्टर पर यह लिखा है स्टॉप टेरराइजिंग पंजाब। एनआईए सर्च का विरोध कर रहे हैं ये लोग। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने।
तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मोहाली में एडवोकेट मनदीप सिंह के घर एनआईए की रेड हुई है, छापा मारा गया है। एडवोकेट के घर के बाहर पोस्टर लेकर लोग पहुंचे हैं। एनआईए द्वारा आज सर्चेज कंडक्ट की जा रही हैं हरियाणा में और पंजाब में मोहाली में इस वक्त हम हैं। यहाँ एक एडवोकेट मनदीप सिंह है, उनके घर पे एनआईए की सर्च इस वक्त चली हुई है। सुबह से ही एनआईए की टीम जो है इस घर में गई है और पंजाब में अलग अलग जगह पे जो है सर्चेज जो है कंडक्ट की जा रही हैं। बठिंडा में, रामपुरा फूल में सर्च कंडक्ट की जा रही है। पर इन एनआईए की सर्चेज में एक जो खास बात उभर के आई है आज जो है कि जहां एनआईए सर्चेज कर रही है वहां लोग भी विरोध कर रहे हैं कि टेरराइज करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जहां हम मोहाली में हैं वहां भी लोग पहुंचे हैं हाथों में बैनर लेके, और रामपुरा फूल में जहां पे बीकेयू क्रांतिकारी की जनरल सेक्रेटरी हैं उनके घर पे जहां पे सर्च चली है वहां पे भी किसान जो हैं धरना दे रहे हैं घर के बाहर जहां सर्च जो है की जा रही है। यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। सामने ये घर है, एडवोकेट मनदीप सिंह का घर है। सामने आप पुलिस देख सकते हैं, पंजाब पुलिस के कर्मचारी यहाँ हैं। अंदर एनआईए की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी ये मालूमात नहीं है कि किस संबंध में है ये सारी सर्चेज जो हैं, पर एनआईए की टीम सुबह से ही यहाँ पहुंची है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, स्टॉप टेरराइजिंग पंजाब इस तरीके के बैनर लेके ये आरोप जो है लगा रहे हैं कि एनआईए की सर्चेज जो हैं वो टेरराइज करने के लिए जो हैं वो की जा रही हैं। लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बैनर लेके जो आए हैं, मैडम नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर अरीत कौर है जी नाम। आपकी बैनर लेके पहुंचे हैं यहाँ, स्टॉप टेरराइजिंग पंजाब, अंदर एनआईए की टीम है, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि टेरराइज करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जो एडवोकेट मनदीप थे, हम जो पिछले टाइम से मैं उनको देख रही हूँ काफ़ी समय से, वो जो भी लोगों के इशू होते हैं और वो लोग जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे कि पहले यहाँ झुग्गी झोंपड़ी वाले थे उनके केस लड़ते रहे हैं, फिर इन्होंने फार्मर एजिटेशन के वक़्त भी केस लड़े हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो वकील या पत्रकार या जो भी आम जनता लोगों के हक में आवाज़ उठाती है, जो आवाज़ सरकार को पसंद नहीं आती, तो ऐसे लोगों को डराने के लिए, जैसे अब हम आए हैं यहाँ तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाते क्योंकि वो डरते हैं कि हमारा नाम नोट हो जाएगा। तो ये डराने की कार्रवाई, और पंजाब में हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब की ट्रेडिशन है, ये जो एडवोकेट मनदीप हैं इनके जो ग्रैंडफादर थे वो टेररिस्ट के साथ लड़े थे सिंगल हैंडेड, इनके फैमिली मेंबर शहीद हुए थे। उस टाइम हमने पंजाब की आइडेंटिटी बचाने के लिए हमेशा स्ट्रगल की है। पंजाब देश भक्तों की भूमि है। ये तो एनआईए की जो कार्रवाई की जा रही है, कई जगहों पर जो रेड की सूचना हमें मिल रही है, लोग इसका अब वहां विरोध भी कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।